ठगों के फर्जी तरीके से तैयार किए गए लिंक के हथियार नष्ट कर दिए जा रहे हैं और महाकुंभ नगर की साइबर एक्सपर्ट की टीम ने तेजी से काम करते हुए 50 से ज्यादा वेबसाइटों को अपने रडार पर लिया है और जिनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। हमने कल भी आपको बताया था कि आध्यात्मिक महत्व के लिए इतिहास रचने के लिए तैयार इस महाकुंभ में तकनीक का किस तरीके से सहारा लिया जा रहा है। सटीक लोगों की संख्या के लिए एआई को अपनाकर और भीड़ प्रबंधन के लिए उन्नत निगरानी का उपयोग कर उत्तर प्रदेश सरकार आयोजन प्रबंधन में एक नया मानक स्थापित कर रही है। ये पहल एक महत्वपूर्ण छलांग है जो धार्मिक सभा की पवित्रता को बनाए रखते हुए लाखों उपस्थित लोगों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करती है। अपने अपने अखाड़े के धर्म ध्वजा और निशान के साथ लगातार आगे बढ़ते संगम स्नान के लिए आचार्य, संत, महामंडलेश्वर, श्रद्धालु, भक्त, आम जनमानस इस विहंगम दृश्य को और मोहक और दुर्लभ, अद्वितीय बना रहे हैं। दुर्लभ इसलिए चूंकि ये अवसर ही खास है जो 144 वर्षों के बाद आता है। हम बार बार इस पर विशेष जोर दे रहे हैं और वो इसलिए कि हमारे, आपके, हम सबके जीवन में ये अवसर सिर्फ एक ही बार आया है जो 26 फरवरी तक महाकुंभ 2025 के समापन तक रहेगा। कल आगाज हुआ है, 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन अमृत स्नान के साथ महाकुंभ समाप्त हो जाएगा। यानी अभी आपके पास पूरा समय है कि आप अपने रोजमर्रा के जीवन से थोड़ा समय निकालें, थोड़ी रूपरेखा बनाएं, 3-4 दिनों की छुट्टियां लें। चाहे आप अगर खुद का काम कर रहे हैं तो उसे इस तरीके से व्यवस्थित करें कि आप 4 दिन आस्था के इस सबसे बड़े समागम, आध्यात्म के इस सबसे बड़े उत्सव और सनातन के इस सबसे बड़े गौरव का हिस्सा बने और खुद आकर समझें, जानें, देखें कि कुंभ क्या है। कुंभ को पढ़ने से, टेलीविजन सेट्स के माध्यम से देखने से आत्मिक शांति, संतुष्टि तो मिलती ही है, लेकिन कुंभ को कुंभ में आकर देखना, कुंभ को कुंभ में आकर समझना और कुंभ की वैभव और विराटता को यहां आकर आत्मसात करना एक अलौकिक अनुभव है। और यहां पर कई पांटून पुल बनाए गए हैं। कुल मिलाकर इस बार सबसे ज्यादा 30 पांटून पुल बनाए गए हैं। ये पुल गंगा के एक छोर को दूसरे से जोड़ते हैं, यानी एक तरह से पूरे मेला क्षेत्र को आपस में ये पांटून पुल कनेक्ट करते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मेला खत्म होने के बाद इन्हें फिर से समेट लिया जाता है और जब कुंभ का आयोजन होता है तब एक बार फिर पांटून पुल बनाए जाते हैं। पांटून पुलों का भी अपना इतिहास है। 2500 साल पहले यानी 480 ईस्वी पूर्व में फारसी इंजीनियरों ने सबसे पहले पांटून पुलों को तैयार किया था और यही पांटून पुल कुंभ की लाइफलाइन माने जाते हैं। कई बार आपके जहन में ये चीजें आती होंगी कि कैसे बनते हैं ये पुल, कितने लंबे होते हैं, कहां कहां इन्हें बनाया जाता है। तो परेड ग्राउंड से होते हुए झूसी फ्लाईओवर के बीच करीब 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में 10 पांटून पुल बनाए गए हैं और इन पुलों के निर्माण में काफी लोग एक साथ काम करते रहे हैं, तब जाकर ये पांटून पुल बनते हैं। ट्रक के जरिए यहां पांटून को लाया जाता है, फिर उसे क्रेन की मदद से उतारा जाता है। इसके बाद 2 पांटून को एक साथ रखकर उसके ऊपर गाटर सेट करते हैं। ये देखिए, यही पांटून पुल है। उसके बाद उसको नट बोल्ट पहनाते हैं, उसके बाद उसे हाइड्रा के जरिए नदी में धकेल दिया जाता है। इसका प्रोसेस बहुत अलग है। इंजीनियर तमाम चीजों को देखकर इसे बनाते हैं। इसके अंदर कुछ भी भरा नहीं होता है। बड़ी बड़ी नाव जिस मॉडल पर बनती है उसी तरह से ये भी बनता है, इसलिए ज्यादा वजन के बावजूद
ये नहीं डूबता है। आपको ये भी बता दें कि 100 मीटर के पुल में 20 पांटून की जरूरत पड़ती है। पांटून के दोनों तरफ 20-20 मीटर लंबे मोटे रस्से में लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा पानी में डाल दिया जाता है और कुछ वक्त बाद लकड़ी का यह हिस्सा बालू में डूब जाता है और फिर पांटून स्थिर हो जाती है। यानी कुंभ आप आ रहे हैं तो हर चीज की अपनी कहानी है और सब कथा संसार को समेटे हुए है। ये देखिए, ये अपने आप में अनूठा नजारा है। क्योंकि कुंभ में विविधता देखने को मिलती है। एक तरफ वो नागा सन्यासी जिनका श्रृंगार भभूत है और दूसरी तरफ इस तरह के संत महात्मा भी हैं। भारत और भारत भूमि में जन्म लेने वाले हम सभी इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें संतों, महात्माओं, मंडलेश्वर, आचार्य, महंत से आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिलता है। और महाकुंभ तो महाअवसर है इन संतों के दर्शन करने का, उनको करीब से देखने का, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का। और हम सुबह से देख रहे हैं कि जो एक निर्धारित मार्ग बनाया गया है अखाड़ों के लिए, जहां से नागा सन्यासी भी जा रहे थे, उनके दोनों छोर पर श्रद्धालु बड़ी तादाद में टकटकी लगाए अपने मोबाइल कैमरे को ऑन किए हुए उनकी तस्वीरें ले रहे थे। ऐसे दुर्लभ महात्मा आपको कहां नजर आएंगे? ये सिर्फ महाकुंभ में ही आते हैं। ये महाकुंभ का महाअवसर है कि हम इन संतों को, इन महात्माओं को देख पाते हैं। और जब मार्ग से संत महात्मा जा रहे होते हैं तो अगल बगल खड़े श्रद्धालु इस कोशिश में रहते हैं कि उनके पुण्य कर्म से वो उनके सर पर आशीर्वाद का हाथ फेर दें। और आज हमने कई अवसरों पर देखा कि बहुत सारे सौभाग्यशाली लोगों को नागा साधुओं ने, सन्यासियों ने, महंतों ने आशीर्वाद भी प्रदान किया। तो ये महाकुंभ महा आशीर्वाद प्राप्त करने का भी अवसर है। समय जरूर आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब भी जो अखाड़ों का नियत क्रम है वो लगातार जारी है। 5:15 पर सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े को समय दिया गया था और उसके बाद निरंतर वो क्रम अखाड़ों का आगे जा रहा है और कोई अव्यवस्था नहीं है। अखाड़े एक तरफ से स्नान करने के लिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ से निश्चित मार्ग से वो वापस अपनी छावनी में लौट रहे हैं। फिर अगले अखाड़े को जो तय समय दिया गया है वो अपनी छावनी से उस समय पर निकल रहे हैं। संगम पर उनके लिए 40 मिनट के आसपास का समय निर्धारित किया गया है कि उस अखाड़े के जितने भी लोग हैं, महंत, सन्यासी, महामंडलेश्वर, उनसे जुड़े साधक, भक्त, वो सब उस नियत समय में संगम में डुबकी लगाएंगे और फिर निश्चित मार्ग से अपनी छावनी में चले जाएंगे। बार बार हम इस पर जोर दे रहे हैं कि ये स्व अनुशासन का दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन उदाहरण है। कहीं कोई अव्यवस्था नहीं, सब उत्साह, जोश और उम्मीद के साथ यहाँ आए हैं और सबकी कोशिश यही है कि उनके कारण किसी को परेशानी न हो, किसी के कारण किसी को परेशानी न हो। अगर हम सब ये सोच लें अपने दैनिक जीवन में भी, कुंभ के ये संदेश को मानकर ही सोच लें कि हमारे कारण हमारे पड़ोसी को, हमारे मित्र को, हमारे रिश्तेदार को, ऑफिस में काम करने वाले हमारे साथियों को कोई परेशानी न हो, तो शायद हम इस समाज को बेहतर बनाने में, शायद हम इस देश को बेहतर बनाने में अपना एक छोटा सा ही सही लेकिन सार्थक योगदान जरूर दे सकते हैं। इस महाकुंभ के कई संदेशों में ये भी एक संदेश छिपा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर हम सब ये मान ले, ये ठान ले, इस बात का संकल्प ले ले कि हमारी वजह से, हमारे कर्मों से, हमारी भाषा से किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, तो निश्चित तौर पर
जो हम विश्व कल्याण की, विश्व शांति की बात कर रहे हैं, वो सफल होगी, सार्थक होगी। ये मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है, ये महाकुंभ है। और प्रयागराज में ये महाकुंभ का आज पहला अमृत स्नान, जहां निरंतर अखाड़ों के आने का क्रम जारी है। ऐसा माना जाता है कि आचार्य नेतृत्व करते हैं और अखाड़े होते हैं सेनापति। वर्तमान में भारत में 3 सेनापति हैं। निर्वाणी को कहते हैं नौसेना, निर्मोही है जल सेना और दिगंबर माने जाते हैं थल सेना। इस अमृत स्नान को करने वाले प्रत्येक धर्मावलंबी का उद्देश्य है कि मन का मैल साफ हो जाए, अंतरात्मा का शुद्धिकरण हो जाए। और इसलिए स्नान का भी जो महत्व बताया गया है, जो प्रक्रिया बताई गई है, कि आप अगर संगम पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए, तो एक बार अपने घर से स्नान करके निकलें। क्योंकि ये स्नान, संगम स्नान, भौतिक स्वच्छता या भौतिक शुचिता के लिए नहीं है। ये तन का मैल साफ करने के लिए नहीं, ये मन का मैल, अंतरात्मा की शुद्धिकरण के लिए स्नान है। ऐसे में अगर आप स्नान करने आ रहे हैं, तो एक बार भौतिक रूप से स्नान घर से कर जरूर आए। त्यागियों की तरह रहे, आहार विहार और विचार शुद्ध रखे, व्रत करे, जप तप करे, व्यसनों से दूर रहे, तभी अंतरात्मा का शुद्धिकरण हो पाएगा। और ये सन्यासी, ये साधु निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अत्यंत वरिष्ठ, दोनों ओर से भक्तगण, श्रद्धालुगण चरण स्पर्श करने की लालसा में, चरण रज स्पर्श करने की लालसा में सुरक्षा घेरे में अपने अनुयायियों के साथ संगम स्थल पर पवित्र डुबकी लगाने के लिए ये पृथ्वी का सबसे बड़ा, सबसे भव्य सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन है, जहां अब की बार कोशिश की गई है कि स्वच्छता के साथ ये हरित महाकुंभ भी बने। महाकुंभ 2025 को हरियाली भरा बनाने के लिए क्लीन के साथ साथ ग्रीन महाकुंभ पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इसके लिए आपको बता दें कि महाकुंभ क्षेत्र सहित पूरे प्रयागराज में करीब 3 लाख पौधों का रोपण किया गया है। आध्यात्मिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महापर्व में आने वाले पर्यटक पहली बार हरित महाकुंभ का अनुभव कर पाएंगे। पूरा विश्व पहली बार प्रकृति के अनुकूल दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक महापर्व का आयोजन होते देखेगा। महाकुंभ के समापन के बाद जो पौधों का रोपण किया गया है, ये देखिए कितना अद्भुत ये दृश्य है। साधु की जटाओं पर बैठा है कबूतर, जो वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दे रहा है। जब हम कहते हैं समूचा संसार हमारा परिवार है, तो संसार में प्राणी, प्रकृति, मनुष्य, पशु, पक्षी सभी शामिल हैं। इसी समरसता का प्रतीक, इसी एक रूपता का, सामंजस्य का प्रतीक है ये महाकुंभ।
और इस महाकुंभ में ऐसे दृश्य, ऐसे अनुपम दृश्य देखते ही बनते हैं। ग्रीन महाकुंभ है ये। जब पूरे शहर में लाखों की संख्या में पौधों का रोपण किया गया है और ऐसी योजना है कि कुंभ के समापन के बाद पौधों का संरक्षण उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं करेगी। वहीं शहर की तरफ आने वाले 18 सड़कों के किनारे सघन पौधारोपण किया गया है, जिसके अंतर्गत 50,000 पौधे रोपित किए गए हैं। सड़कों के बाहर दोनों तरफ कदम्ब, नीम, अमलतास जैसे पौधों का रोपण किया गया है। साथ ही इस महाकुंभ को और विशेष बनाने, प्रयागराज को और सजाने, संवारने और सुंदर बनाने के लिए एक और मुहिम शुरू की गई इस महाकुंभ में, पेंट माई सिटी। इस अभियान के तहत लगभग 35 लाख वर्ग फुट से ज्यादा क्षेत्र में वॉल पेंटिंग कराकर शहर को सजाया गया है। और हम स्वयं इसके साक्षी हैं कि जो मार्ग मेला क्षेत्र की ओर आते हैं, जो चौराहे मेला क्षेत्र में आने के लिए आपको बीच में जिन चौराहों से होकर गुजरना होता है, वो सारे चौराहे, वो सारे ब्रिज और आसपास की दीवारें बड़े ही सुंदर ढंग से पेंट की गई है, सजाई गई है। साथ ही 20,000 वर्ग फीट में म्यूरल विकसित किए गए हैं। वॉल पेंटिंग और म्यूरल से प्रयागराज आने वाले पर्यटकों को प्राचीन इतिहास एवं भव्य भूगोल का ज्ञान हो रहा है। साथ ही प्रयागराज की कार्य संस्कृति और आचार विचार की झलक भी लोगों को देखने को मिल रही है। प्रयागराज की ऋषि परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा और ज्ञान वैराग्य एकीकरण की भावना को बल मिल रहा है और सांस्कृतिक वैशिष्ट्य की जीवंत झांकी